हे लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फ्रेंड सामर्थ पांडे। यू कैन सी माई इन्फॉर्मेशन इन द स्लाइड। आई विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी। सो आज का मोटिव है बी अचीवर। सो चलो कुछ अचीव करते हैं। क्या बात करने वाला हूँ आज मैं। आई हैव मेंशन्ड इन स्लाइड दैट नो योर राइट्स। अपने अधिकारों को जानिए। और अधिकारों की जब भी बात इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी हमारे माइंड में आती है तो सबसे पहला थॉट आता है दैट इज फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। सो क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स। सो बात करते हैं, ये वो कुछ बेसिक राइट्स हैं जिनके बिना एक इंसान अपना फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल स्टेचर कंप्लीटली अचीव नहीं कर सकता है। उसे अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे फंडामेंटल राइट का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके चैप्टर्स जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 को अगर एक साथ जोड़े, मीन्स पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी, तो इनको कहा जाता है कॉन्सियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चेतना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिमार्क है दैट फंडामेंटल राइट्स आर रिगार्डेड एज कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है फंडामेंटल राइट्स को दैट इट इज सेड एज कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन क्या होता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में उसका कॉर्नर स्टोन निकाल लें आप तो वो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस फंडामेंटल राइट्स आर गिवन। ये इतने ज़्यादा सैक्रोसेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एन इंडिविजुअल कि स्टेट कैन नॉट वायलेट देम। वो ऐसा कोई लॉ फॉर्म नहीं कर सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करे। कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के कन्फ्रंटेशन में आएगा दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल, नल एंड वॉइड सिंपली। ये स्टेट को आर्बिट्री बनने से रोकते हैं, स्टेट को निरंकुश होने से रोकते हैं। दे लिमिट द पावर्स ऑफ द स्टेट। दे आर प्रोटेक्टर ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में क्या होता है? एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में लोगों के पास राइट्स होते हैं, फ्रीडम्स होती है, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है, इक्वालिटी होती है। सो ये किसी भी सभ्य समाज के मुख्य तत्व हैं। अगर ये चीज़ें उनमें नहीं होंगी तो उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। सो दे कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर डिफरेंस देखें फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में तो है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, इन्फोर्स्ड है और गारंटीड है। जबकि अदर जो लीगल राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी लॉज के द्वारा प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड होते हैं। अगर आपको फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है तो आपको सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत टफ प्रोसेस है। बट ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज करने के लिए आपको नॉर्मल लेजिस्लेशन चाहिए, जो कि कई मैक्सिमम टाइम्स में सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। जबकि अदर लीगल राइट्स के वायलेशन पर जो कि फंडामेंटल नहीं है उनके लिए आपको नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, दैट इज अपीलिंग इन लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। जनरल फैक्ट्स देखिए अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि वो अधिकार हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। बट देयर आर सर्टेन राइट्स जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, लाइक राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ। यानी कि कोई आपके साथ अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, कोई आपका शोषण करता है, कोई आपकी राइट टू लाइफ को थ्रेट करता है, तो दे आर फंडामेंटल राइट्स और इनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ओके, टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज नेगेटिव राइट्स, वन इज पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव राइट्स क्या है? जो स्टेट को सर्टेन अनडेमोक्रेटिक बैड एक्शन करने से प्रोहिबिट करते हैं। जबकि पॉजिटिव राइट्स कुछ राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल को दिए गए हैं टू एक्सरसाइज देम इन ऑर्डर टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, इन ऑर्डर टू डेवलप हिज सिविक सेंस। अगर फंडामेंटल राइट्स उसके रिलेशन विद अदर लॉज से बात करें तो आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 इज अ
प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, सेव करता है। तो आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है दैट विल बी नल एंड वॉइड, उसको स्ट्रक डाउन होना पड़ेगा। हालांकि सॉरी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है ये भी जान लो। दैट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दो लॉज हैं। तो जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद बने हैं, जबकि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के पहले के हैं। तो भीखाजी नारायण, सॉरी देयर इज अ मिस स्पेलिंग, इट इज भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस 1955 में एक डॉक्ट्रीन कॉइन की गई, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के हैं उनको स्ट्रक डाउन करने की बजाय आप उन पे ये डॉक्ट्रीन लागू कर दो। इस डॉक्ट्रीन में क्या होगा कि वो राइट्स या सॉरी वो ऑर्डिनरी लॉज या नॉर्मल लॉज जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं वो तब तक इनएक्टिव हो जाएंगे, अनफंक्शनिंग हो जाएंगे जब तक वो क्लैश बना रहेगा। बिकॉज मान लीजिए फर्दर इन फ्यूचर अगर कोई अमेंडमेंट आता है, कोई इंटरप्रिटेशन आता है या कोई डेवलपमेंट होती है जिससे फंडामेंटल राइट और उस लॉ के बीच का जो क्लैश है वो रिजॉल्व हो जाता है, तब हम उन लॉज को वापस रिवाइव कर सकते हैं। सो दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। हालांकि दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इट इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल ओनली टू दी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो वायलेशन कर रहे हैं। सो उनको वो डिजर्व ही नहीं करते टू एग्जिस्ट, तो उनको ये सेफ्टी, ये लग्जरी नहीं मिलेगी। हालांकि अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने ये लग्जरी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी दे दी। अमेंडेबिलिटी की बात करें तो क्या हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं? सो यहाँ पे देखिए दो आर्टिकल सामने सामने होंगे। वन इज आर्टिकल 13 दैट इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर इज आर्टिकल 368 दैट गिव्स द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पार्लियामेंट। ठीक है। सो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है दैट नो लॉ कैन बी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, यानी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाए। ठीक है। तो इस स्टार्टिंग हुआ क्या कि जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, हमें बहुत सारी चेंजेस करने थे, तो हम जब लॉज लाते थे, फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म लेते हैं, हमें ज़मींदारी अबॉलिश करनी थी, तो उसके लिए हम लॉज बनाए। तो हुआ क्या कि उन लॉज में लैंड एक्विजिशन सिंपली होता था, तो वो वॉयलेट करते थे फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ ज़मींदार। तो ज़मींदार सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट उन लॉस को स्ट्रक डाउन कर देता ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फिर ऐसे ही मद्रास रिजर्वेशन लेके आया गया, तो वहाँ पे भी ये रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो पार्लियामेंट को फील हुआ कि हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। सो पहला अमेंडमेंट एक्ट आया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया, 9th शेड्यूल ऐड किया और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की। फॉर एग्जांपल 15 क्लॉज 4 में ये प्रोविज़न दिया गया कि स्टेट एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस और एससी और एसटीज के लिए पॉलिसीज बना सकती है। 9th शेड्यूल में यह किया गया कि इसके अंडर मेंशन लॉ पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं होगा। और भी प्रॉपर्टी राइट्स में कुछ प्रोविजंस किए गए जिससे लैंड एक्विजिशन आसान किया गया। सो ये सारी चीज़ें हुई। सो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में चैलेंज किया गया। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फेवर में रूलिंग दी और कहा कि पार्लियामेंट के पास दो प्रकार की पावर्स हैं, एक है ऑर्डिनरी लीगल लेजिस्लेटिव पावर्स, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर्स। सो जो आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है नो लॉ, it is only to the reference of ordinary legislative power। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर मतलब अमेंडिंग पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे ये आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होता है। सो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 की वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया। हालांकि इन गोलखनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967
ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, और इसमें ये आर्ग्यू किया गया दैट जो आर्टिकल 368 है उसमें कहीं पावर वर्ड मेंशन ही नहीं है। सो पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की पावर ही नहीं है, इट इज ओनली द प्रोसीजर। सो पावर वर्ड मेंशन ना होने की वजह से पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सारी चीज़ें हुई, और ये भी जजमेंट आया दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, और ऐसे कोई भी लॉ नहीं बनाए जा सकते जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करें। फिर 24th अमेंडमेंट 1971 आया इन रिस्पॉन्स टू दिस, और इसमें इन्होंने 368 में वो पावर वर्ड ऐड कर दिया। साथ ही ये प्रोविज़न भी ऐड किया कि आर्टिकल 368 के एक्शंस पर इफेक्ट नहीं करेगा। आर्टिकल 13 में भी एक क्लॉज ऐड कर दिया गया कि आर्टिकल 13 368 के एक्शंस पर इफेक्ट नहीं करेगा। बट इसकी वैलिडिटी को भी चैलेंज किया गया इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में, और इसमें ये आर्गूमेंट की गई कि जब आपके पास पावर ही नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ये आप सारे अमेंडमेंट कैसे कर रहे हो। ओके, तो एक तरीके से डेडलॉक सा बन गया। सो सुप्रीम कोर्ट गेव अ वेरी बैलेंस जजमेंट। उसने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के माइंड में भी अमेंडमेंट का थॉट था। सो दे सेड यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट एक बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसा करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी बेसिक आइडेंटिटी को हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अमेंडमेंट कुछ भी कीजिए, बट आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म मत कीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं किया कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। बट इन सर्टेन टाइम टू टाइम अलग अलग इंटरप्रिटेशंस में, अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताता रहता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म है, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है, सेकुलरिज्म है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। इन मिनर्वा मिल्स केस जो जुडिशियल रिव्यू पावर है, उसे भी बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। फंडामेंटल राइट्स को एट अ ग्लांस देख लेते हैं, तो जो राइट टू इक्वलिटी है, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 14 टू 18, फ्रीडम राइट्स 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, रिलीजियस राइट्स 24 टू 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। इसके पहले प्रॉपर्टी राइट्स भी 30 आर्टिकल 31 के अंडर कट और 19 के कुछ क्लॉजेस के अंडर होता था, बट उसे अब लीगल राइट्स बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया है। इन अपकमिंग वीडियोस हम इन राइट्स को भी डीपली एक्सप्लेन करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं क्या रिव्यू है, एंड नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट करें। मैं फंडामेंटल राइट्स कैरी ऑन रखूँगा। सो बी अचीवर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और तोड़ दो सब्सक्राइब बटन को। थैंक यू सो मच।